एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। इस राज्य का राजा बड़ा ही उदार, धर्मात्मा और प्रजा को प्रेम करने वाला था। वे अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर राज्य व्यवस्थाएं करता रहता था और उनकी सुरक्षा के लेकर कड़े से कड़ा कानून बनाया करता था। उसने एक नया कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने के लिए अपराधी को देश निकाली की सजा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले बहुत से दुरात्मा को राज्य से निकाल बाहर किया गया। राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन भूलवश वही अपराध राजा से हो गया। राजा बड़ा ही दुखी हुआ। राजा चाहता तो वह अपना अपराध छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अगले ही दिन उसने सत्ता में अपना अपराध कह सुनाया। उसने कड़े शब्दों में ये आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूँ और मुझे इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी सभासद इतने धर्मात्मा राजा को राज्य से बाहर निकालना नहीं चाहता था, लेकिन राजा अपनी बात से अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब राज्य के कानून को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा उनका किस प्रकार पालन करेगी, इसलिए मुझे राज्य से निकाला होना ही चाहिए। अतः राज दरबार में यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निर्वासित किया जाएगा, लेकिन प्रश्न ये था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। इस राज्य में से एक योग्य व्यक्ति को ढूंढकर राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक नया राजा न चुन लिया जाता, तब तक उस पुराने राजा को कार्यभार संभालने के लिए व्यवसाय किया गया और ये बात उस राजा को मजबूरन माननी पड़ी। उस जमाने में आज की तरह वोट पर चुनाव नहीं होते थे। चुनाव का ये तरीका उसे पता नहीं था ऐसी बात नहीं थी, बल्कि उन्हें ऐसे पता था कि ये तरीका इतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि लालच और झूठे प्रसार के बल पर कोई भी नालायक चुना जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति के सद्गुण ही उसके चुनाव की कसौटी थी। जो भी व्यक्ति सभी में अपनी योग्यता सिद्ध करता, वही इस राज्य का राजा चुन लिया जाता। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था, उतना ही उस राज्य का प्रधान भी बुद्धिमान था। उसने नए राज्य का चुनाव का दिन निश्चित किया और पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी कि जो भी इस निश्चित दिन को सुबह 10 बजे राजमहल में आकर महाराज से सबसे पहले मिलेगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर था। मुख्य शहर से लगभग 2 मील की पहाड़ी पर था, लेकिन उसके सभी दरवाजे खोल दिए थे। भीतर जाने की कोई भी रोक टोक नहीं थी। राजा के बैठने की जगह खुले में थी और वो घोषणा के दौरान सभी को बता दी थी। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे अच्छी तरह से सजवाया। सभी प्रकार से आराम और भोग विलास का वस्तुएं पूरे शहर में जगह जगह पर रखवा दी और उन्हें लेने की सभी को चूक थी। किसी से कोई भी कीमत नहीं वसूली जाएगी। सब कुछ फ्री में था। कहीं मेवे मिष्ठान के भंडार थे तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे, कहीं आराम करने के लिए मखमल पलंग थे तो कहीं सुंदर आभूषण मुफ्त में मिल रहे थे। सुंदर औरतें, कोमल अंगों वाली युवती लोगों की सेवा और सत्कार के लिए खड़ी थी। जगह जगह राजकीय नौकर हाथ में दूध और शरबत लेकर खड़े थे। अत्तर की छटकाव और चंदन की सजावट से पूरा शहर महक रहा था। शहर का एक गली कुछा ऐसा सजा हुआ था मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन सुबह से ही राजमहल के सारे दरवाजे खोल दिए गए और लोगों को सजे हुए शहर में आने की अनुमति दे दी। शहर के बाहर खड़ी प्रजाजन जब शहर में घुसे तो उसको सजावट देखकर हक्के बक्के हो गई। मुफ्त के शरबत और दूध हर कोई पीने लगा। किसी ने मिठाई की दुकान पर आसन जमाया तो कोई सिनेमा देखने जा बैठा। कोई मुफ्त के कपड़े और गहने पसंद करने लगे तो कोई सुंदरियों के साथ नाचने लगे। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का उपयोग करने लगे। 2 दिन पहले सभाजनों को मुनादी करके ये बात बताई दिया था कि राजा से मिलने का सही समय ठीक 10 बजे का है। इसके बाद पहुंचने वाले को राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा। शहर की सजावट और सुख सामग्री का मेला सिर्फ कुछ समय का है।
एक नियत समय के पश्चात इसे हटा दिया जाएगा। शहर का ऐसा एक भी व्यक्ति न था जिसे दोहरा कर इसे ये सारी बातें न बताई हो, और सभी ने कान खोल कर सुन भी लिया था। लेकिन शहर की सजावट और मुफ्त की सामग्री ने सभी का मन ललचा लिया था। किसी को मन उसे छोड़ने का नहीं था। राज मिलने की बात को लेकर अपेक्षित देव उसके देखने लगे। वो सोच रहे थे कि दूसरों को चलने दो, मैं भागकर उससे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ ऊँघ रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है। उसका विचार था, सामने की चीजों को ले लो, अगर राज्य न मिला तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। कुछ तो राज्य को मिलने के मजाक उड़ाने लगे कि ये गए तो इसलिए उठाए गए है, या कि हम यहाँ मिल रही वस्तु का आनंद ना उठा सके। पूरी भीड़ में से एक दो ने हिम्मत की और शहर से निकलकर राजमहल की ओर चल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर महल के पथीले रस्तों, पहाड़ी ऊंचाई और शहरों के सुंदरता ने उनका मन बदल दिया और उल्टे पांव शहर वापस चले आए। सारा नगर सुख भोगों के संसाधनों में डूब गया। किसी को भी समय का ख्याल ना रहा। 10 बज चुके थे, लेकिन हजारों प्रजाजनों में से कोई भी राजमहल न पहुंच सका। बेचारा राजा दरबार लगाए अकेला बैठ रहा। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी साल कैसी सफल हो रही है। जब राजा से मिलने कोई न आया, फिर से राज्य का कारभार संभालना पड़ा, तो मजबूरन उसी राजा को। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन मनुष्य जीवन को सदैव दर्शाती है। हम भी तो आज के छोटे छोटे सुख भोगों के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को और उज्जवल भविष्य को आहुति दे देते हैं। हम में से किसे नहीं पता कि हमारे पास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय सीमित है, लेकिन हम फिर भी इसे हम झूठे सुख भोगों के लिए बर्बाद करते रहते हैं और समय हाथ से निकल जाता है। हर विद्यार्थी को पता है कि इसके पास इस परीक्षा को पास करने का एक नियत समय है और फिर ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी अपने समय को सिर्फ थोड़ी देर के मजाक के लिए, यूट्यूब शॉर्ट देखने के लिए, इंस्टा रील देखने के लिए या बेवजह घूमने के लिए बिता देते हैं। उसे लगता है कि दूसरों को पढ़ने दो, मैं आखिरी के कुछ दिनों में ज्यादा मेहनत करके रात भर जाग कर सबको पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और जब समय हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ पश्चाताप हाथ लगता है। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी हम उसी गलती को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। और ये नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी भी गंभीरता के साथ अपने अंदर अपनी आदत को नियंत्रण करने का प्रयास ही नहीं किया। हम बस 20-20 में अपने मन को छोटे छोटे मजे के चक्कर में छूट दे रहे हैं। इसीलिए ये कभी बड़े आनंदों के प्राप्त करने के लिए प्रयास ही नहीं करता और हमें छोटे छोटे सुखों में उलझाए रखता है। हर काम के लिए समय सीमित है, क्योंकि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस घोषणा को याद रखकर झूठे सुख में नहीं डूबे रहते।